नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 9th लेसन पढ़ रहे थे आहार आयोजन। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। तो बच्चों, कल हमने आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने आयु और शारीरिक स्थिति, लिंग है, जलवायु है, मौसम है, क्रियाशीलता है, आय है, भोज्य पदार्थों की उपलब्धता है, सदस्यों की पसंद और नापसंद है आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों पारिवारिक रीति रिवाज और संस्कृति। पारिवारिक रीति रिवाज और संस्कृति की यदि हम बात करें तो कुछ आहार आयोजन जो है वो पारिवारिक स्थिति, परिवार की रीति रिवाज और उनकी संस्कृति को भी प्रभावित करते हैं। कैसे? जैसे कि कुछ परिवारों में ऐसे रीति रिवाज होते हैं कि भाई 2 ही टाइम का खाना ही बनेगा, है ना। जैसे हमने देखा है कि जो किसान लोग होते हैं इनके घर में सिर्फ 2 टाइम का भोजन ही बनता है ना। ये नाश्ता नहीं बनाते, या फिर चाय वाय नहीं बनाते, या फिर शाम का ब्रंच नहीं बनाते, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कुछ परिवारों में ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो सबसे हटके होते हैं। जैसे कि यदि किसी परिवार या समुदाय के अंदर 2 समय के भोजन की ही परंपरा होती है, तो ऐसे परिवार के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात के भोजन के आहार आयोजन सही नहीं रहेगा। क्योंकि एकदम से हम जो 2 टाइम से भोजन करते हैं उनके लिए हम सुबह का नाश्ता रखें, फिर शाम का भी नाश्ता रखें, चाय रखें, फिर उसके साथ रात का डिनर रखें, तो एकदम से ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे परिवारों में यदि हम आहार आयोजन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें धीरे धीरे उनमें परिवर्तन लाना होगा, है ना। धीरे धीरे हम उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। पहले धीरे धीरे हम सुबह की चाय शुरू करेंगे, सुबह की चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे 4 बजे शाम को चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जाकर के हम वो कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। अब इसके साथ साथ यदि हम देखें तो हमारे यहाँ पर विशेष प्रकार के जो त्यौहार आते हैं, जैसे राखी है, नवरात्रा है, दिवाली है, होली है ना, दशा माता है। तो कई प्रकार के जो त्यौहार आते हैं, करवा चौथ है, तो इन सभी त्योहारों पर, जन्मदिन पर, विवाह पर आहार आयोजन हमारे यहाँ पर प्रतिदिन के आहार आयोजन से भिन्न होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन वह भी हमारे परिवार के रीति रिवाज के अनुसार ही होता है ना। हमारे परिवार की स्थिति है, हमारे परिवार के रीति रिवाज है, हमारी परंपराएं हैं, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे कि दीपावली और होली पर यदि हम देखेंगे तो मिठाई वो और विशेष प्रकार के व्यंजन वो तैयार किए जाते हैं, है ना। इसके साथ साथ मकर संक्रांति पर हम तिल के लड्डू बनाते हैं, तिल के व्यंजन बनाते हैं अलग अलग प्रकार के। ईद के मौके पर हम सेवैयाँ बनाते हैं, राखी पर भी हम सेवैयाँ बनाते हैं, घेवर बनाते हैं, है ना। इसके साथ साथ क्रिसमस पर हम केक बनाते हैं ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के त्यौहार हमारे त्यौहार आते हैं उन पर भी हमारी अलग अलग प्रकार का आहार आयोजन रहता है, और वो भी हमारी परिवार की परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार ही हम उसको मेंटेन करते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि आहार आयोजन पर पारिवारिक रीति रिवाजों और संस्कृति का भी असर पड़ता है। तो इस प्रकार से आहार आयोजन करना चाहिए, ताकि हमारे परिवार के सभी सदस्यों को सभी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व भी मिल जाए, है ना। और हम विभिन्न परिस्थितियों के अंदर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से हमारे परिवार को वो आनंद भी मिले, और धीरे धीरे करके हम हमारे परिवार के रीति रिवाजों और संस्कृतियों में धीरे धीरे कुछ परिवर्तन ला सकते हैं आहार आयोजन करके। अब देखिए बच्चों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि महिला का कामकाजी होना। यानी कुछ महिलाएं होती है कामकाजी होती है और जॉब भी करती है, साथ साथ घर को भी संभालती हैं, तो उनके लिए संतुलित आहार अपने परिवार को वो ठीक ढंग से नहीं दे पाती, है ना, क्योंकि उनको दोहरी भूमिका निभानी होती है। लेकिन ऐसे समय में वो क्या कर सकती है? ऐसे समय के अंदर ये तो कारक बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि कोई महिलाएं कामकाजी है तो उनका परिवार को तो फिर ठीक ढंग से पोषण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने काम में ही मस्त रहेगी, फिर उनके परिवार का ध्यान कौन रखेगा, है ना। तो इसके लिए उन महिलाओं को क्या करना चाहिए? उन महिलाओं को या तो वो बाज़ार से उपलब्ध बने बनाए पदार्थ ला सकती हैं। इसके साथ साथ जैसे मसाले घर में ना पीसकर पिसे पिसाए मसाले ले आए, सॉस ले आए, है ना, जैम ले आए, है ना। इसके साथ साथ बनी बनाई वो कटी कटाई सब्जियां आती है, हम कह सकते हैं फ्रिज पैकेट्स आते हैं सब्जियों के, वो ला सकती हैं, है ना। वो अपने आहार में वो सम्मिलित कर सकती है। इसके साथ साथ
हम कह सकते हैं कि यदि कामकाजी महिला है तो वो रात्रि में बैठकर लहसुन छील कर रख सकती है, सब्जियां काट कर रख सकती है, आटा फ्रिज में लगा कर रख सकती है ना। ऐसे पदार्थ जो ख़राब नहीं होते हैं उनको वो एक दिन पहले से बना कर रख सकती है, शाम को बना कर रख सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से कामकाजी महिलाएं जो होती है उनका श्रम भी बच सकता है, समय भी बच सकता है और वो दोहरी भूमिका अच्छे से निभा भी पाएगी और अपने परिवार के सभी सदस्यों को पौष्टिक आहार दे भी पाएगी और उनके शरीर को स्वस्थ भी रख पाएगी, है ना। तो कामकाजी महिलाओं का होना भी जो है ये आहार आयोजन को विशेष रूप से प्रभावित करता है। तो कामकाजी महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए अपनी आहार आयोजना जो है वो उनको, कामकाजी महिलाओं को अपनी जो है फूड प्लानिंग इस तरीके से करनी चाहिए जिससे कि वो अपना समय भी बचा सके, श्रम भी बचा सके और अपने परिवार के सभी सदस्यों भिन्न भिन्न सदस्यों की भिन्न भिन्न जो है रुचियों के अनुसार जो है उनकी ख्वाहिश पूरी कर सके, उनके रुचि के अनुसार जो है वो फूड बना सकती है और इस समस्या का समाधान कर सकती है। अब देखिए बच्चों, पोषण संबंधी ज्ञान की बात करें तो पोषण संबंधी ज्ञान भी जो है वो आहार आयोजन को विशेष रूप से प्रभावित करता है। यदि किसी महिला को, यदि किसी गृहिणी को जो है आहार आयोजन और पोषण संबंधी ज्ञान ही नहीं है या उनको जानकारी नहीं है तो वो आहार आयोजन कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी, है ना। तो आहार आयोजन का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आहार आयोजन का ज्ञान होगा तभी वो अपने परिवार की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा भी कर पाएगी, अपने परिवार को स्वस्थ भी रख पाएगी। तो इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं उपरोक्त सभी जो सिद्धांत है, सभी जो कारक हैं, इनके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि आहार योजना जो है व्यवहारिक होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, है ना, और विविधता लिए हुए होनी चाहिए, है ना, ताकि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, उनको संतुलित आहार दे सकें और हम अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमने इस लेसन के अंदर अभी हमने पढ़ा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले निम्न कारक कौन कौन से थे। तो ये लेसन हमारा यहीं पर कंप्लीट होगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। और मैं आपको नोट्स भेजूँगी कल और इसके साथ ही नेक्स्ट लेसन हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे शुरू होगा। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।